हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेस में। तो आज हम डीसी जनित्र के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए डीसी जनित्र कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि डीसी जनित्र कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं, डीसी जनित्र के प्रकार। तो हम डीसी जनित्र के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो डीसी जनित्र जैसा कि आप जानते हैं दो तरह का होता है। एक होता है पृथक उत्तेजित जनित्र, और दूसरा जनित्र होता है स्व उत्तेजित जनित्र। तो बात कर लेते हैं पृथक उत्तेजित जनित्र के बारे में। पृथक उत्तेजित जनित्र क्या होता है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पृथक उत्तेजित यानी पृथक मतलब अलग से, पृथक का होता है अर्थ अलग से, उत्तेजित मतलब उसके फील्ड बाइंडिंग को उत्तेजित करना, यानी जिस जनित्र के फील्ड बाइंडिंग को अलग से उत्तेजित किया जाता है उसे पृथक उत्तेजित जनित्र कहते हैं। तो लिखते हैं, जिस जनित्र के क्षेत्र कुंडलन को अलग से डीसी सप्लाई देकर उत्तेजित किया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम जानते हैं पृथक उत्तेजित के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पृथक उत्तेजित जनित्र के क्षेत्र कुंडलन में हम अलग से डीसी सप्लाई देते हैं जिससे उसका क्षेत्र कुंडलन उत्तेजित हो जाता है। जब उत्तेजित हो जाता है तो उसके कुंडलन के चारों तरफ फ्लक्स उत्पन्न होता है, और फ्लक्स क्या करता है? चालक के द्वारा करता है, और चालक में EMF जनरेट होता है, और साथ ही साथ फ्लक्स में परिवर्तन भी होता है। तो ये है आपके पृथक उत्तेजित जनित्र की परिभाषा। अब स्व उत्तेजित जनित्र के बारे में देख लेते हैं। स्व उत्तेजित जनित्र किसे कहते हैं? स्व, जैसा कि आप देख रहे हैं, स्व मतलब स्वयं से, उत्तेजित मतलब इसको उत्तेजित करना, यानी स्वयं से जो उत्तेजित होता है, जो अपने खुद के धारा से उत्तेजित होता है उसे कहते हैं स्व उत्तेजित जनित्र। खुद के सप्लाई से उत्तेजित होता है। इसका मतलब जो स्वयं के धारा से क्षेत्र कुंडलन को उत्तेजित करता है उसे क्या कहते हैं? स्व उत्तेजित जनित्र कहते हैं। ठीक है, तो स्व उत्तेजित जनित्र का फिगर कुछ इस तरह होता है। ये आपका रेजिस्टेंस होता है, और यहाँ हम देते हैं डीसी सप्लाई देते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है कि किसी भी डीसी मशीन के फील्ड बाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए सदैव डीसी सप्लाई देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता भी है। तो ये है BMT, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीसी सप्लाई देते हैं फील्ड बाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से टेपिंग लेंगे और इसका जो फील्ड बाइंडिंग है उसमें हम सप्लाई देते हैं, और इसके ठीक पास में जनरेटर का आर्मेचर होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आर्मेचर में चालक होते हैं, और चालक इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न होगा, फील्ड में जो फ्लक्स उत्पन्न होगा उससे कटेगा, और चालक में क्या होगा? EMF उत्पन्न होगा। ठीक है, प्रेरित EMF उत्पन्न होगा। तो जनरेटर को हम यांत्रिक ऊर्जा देते हैं और उससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनल के अक्रॉस में आपको वोल्टेज मिलेगा जिसे हम टर्मिनल वोल्टेज के नाम से जानते हैं। प्रेरित EMF इस पे आर्मेचर में उत्पन्न होता है, उसको EG से प्रदर्शित करते हैं। आर्मेचर में मौजूद चालक के द्वारा
कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स करते हैं तो आर्मेचर में क्या उत्पन्न होता है, ईजी उत्पन्न होता है, यानी जनरेट ईएमएफ उत्पन्न होता है। और जनरेट ईएमएफ क्या होता है, फिर जा करके इसमें कुछ लॉस होता है जिसे हम कहते हैं आई ए आर ए लॉस, यानी आर्मेचर लॉसेज भी होता है। आर्मेचर लॉसेज होने के बाद जो हमें वोल्टेज सप्लाई मिलती है उसको हम टर्मिनल वोल्टेज के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर के पृथक उत्तेजित जनित्र को हम इसके फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए बाहर से सप्लाई देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए फील्ड वाइंडिंग अलग है और आर्मेचर अलग है, तो दोनों का जो सर्किट है वो अलग है, तो इसे कहते हैं पृथक उत्तेजित जनित्र। ठीक, अब अगला है आपका स्व उत्तेजित जनित्र। स्व उत्तेजित जनित्र का मतलब कि जो खुद के सप्लाई से उत्तेजित हो, जिसका क्षेत्र कुंडलन खुद के सप्लाई और करंट से उत्तेजित हो, उसे स्व उत्तेजित जनित्र कहते हैं। तो स्व उत्तेजित जनित्र तीन तरह के होते हैं। पहला जो होता है श्रेणी स्व उत्तेजित जनित्र होता है, ठीक है। और दूसरा होता है आपका शंट उत्तेजित जनित्र, दूसरा शंट स्व उत्तेजित जनित्र होता है। और थर्ड नंबर आपका कंपाउंड होता है, कंपाउंड उत्तेजित जनित्र होता है, ठीक है। कंपाउंड स्व उत्तेजित जनित्र होता है। अगर यहाँ हम स्व उत्तेजित जनित्र के लिए फार्मूला देखें तो ये फार्मूला आपका हो जाएगा Eg इक्वल टू आर्मेचर में लॉस होगा तो उसको भी यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो IA RA लॉस होगा, प्लस टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिलेगा उसको अगर जोड़ते हैं तब जाकर के Eg के बराबर होता है। यानी जो आर्मेचर लॉस हुआ है और जो टर्मिनल पे वोल्टेज मिल रहा है, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो आर्मेचर में जो जनरेट ईएमएफ है उसके बराबर हो जाएगा। यानी ये आपका हो गया पृथक उत्तेजित जनित्र के लिए ईएमएफ का समीकरण, ठीक है। अब हम स्व उत्तेजित जनित्र के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसा कि तीन होते हैं, श्रेणी स्व उत्तेजित जनित्र, शंट स्व उत्तेजित जनित्र और कंपाउंड स्व उत्तेजित जनित्र। तो इसको हम बारी बारी से पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं श्रेणी डीसी जनित्र के बारे में। पहला है आपका श्रेणी डीसी जनित्र, श्रेणी स्व उत्तेजित डीसी जनित्र। जैसा कि आपको नाम से ही पता चला है, श्रेणी मतलब सीरीज में, यानी सीरीज में कैसे जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस है, ऐसे दो रेजिस्टेंस है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे। इस देखिए पहले रेजिस्टेंस में पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, दूसरे रेजिस्टेंस का ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। तो इसमें कैसे श्रेणी में कैसे जोड़ते हैं, जो पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा है और दूसरे रेजिस्टेंस का जो पहला सिरा है उसको हम क्या करते हैं, एक में जोड़ देते हैं। तो ये जो आपको संयोजन दिखता है इसे बोलते हैं श्रेणी जनित्र। तो इसी तरह से हम श्रेणी उत्तेजित डीसी जनित्र को भी जोड़ेंगे। अब श्रेणी उत्तेजित डीसी जनित्र में दो चीज होता है। पहला तो आपका क्षेत्र कुंडलन होता है और दूसरा जो पार्ट है वो आपका आर्मेचर होता है। जैसे कि ये आर्मेचर हो गया आपका। तो आर्मेचर के भी दो सिरे होते हैं और जो आपकी श्रेणी फील्ड वाइंडिंग है उसके भी दो सिरे होते हैं। तो अब क्या करेंगे, जो आर्मेचर का दूसरा सिरा, ये है A1 सिरा और ये है A2 सिरा, ये है आपका Z1 सिरा और ये है Z2 सिरा। यानी आर्मेचर का दूसरा सिरा और फील्ड वाइंडिंग का पहला सिरा अगर हम जोड़ देते हैं तो ये जो संयोजन आपको मिलता है इसे श्रेणी संयोजन करेंगे और इस जनित्र को श्रेणी स्व उत्तेजित जनित्र के नाम से जानते हैं। ठीक, अब ये सिरा आप लगा लीजिए और इसके अक्रॉस में आपको वोल्टेज मिलेगा। इस वोल्टेज को हम किस नाम से जानते हैं, टर्मिनल वोल्टेज के नाम से जानते हैं। ठीक, और आर्मेचर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसे जनरेटेड ईएमएफ के नाम से जानते हैं, उत्पन्न ईएमएफ के नाम से जानते हैं, जिसे हम ईजी से प्रदर्शित करते हैं और टर्मिनल वोल्टेज को VT से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें धारा कैसे बहती है, धारा देखिए, धारा आर्मेचर से निकल करके फील्ड से होते हुए तब आपके
लोड की तरफ आता है, ये लोड का टर्मिनल होता है। अगर यहाँ पे लोड जोड़ देंगे तो धारा का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये धारा किधर से किधर आएगी, ये आपकी आर्मेचर से फील्ड की तरफ, इसके बाद फील्ड से ये सीधे लोड की तरफ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से धारा का प्रवाह होता है। तो ये आपका श्रेणी स्व उत्तेजित जनित्र का डायग्राम है। तो इस तरह से डायग्राम बनता है। अगर आपको ऐसा चित्र अगर एग्जाम में आ जाता है, चित्र भी एग्जाम में आते हैं सीबीटी एग्जाम में, तो उसको भी चित्र को भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगर ऐसा आपको चित्र दिखता है या फिर कुछ इस तरह का चित्र भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो दोनों चित्र एक ही है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ इस तरह का भी आपको चित्र देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और चित्र को देखते समय आपको क्या करना है, करंट की दिशा का भी ध्यान देना है। अगर करंट की दिशा बाहर की तरफ है, अगर करंट की दिशा बाहर है तब तो ये है जनित्र। ठीक है, यदि करंट की दिशा अंदर की तरफ है तब ये जनित्र नहीं होगा, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये मोटर हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन को बड़े गौर से पढ़ना है और गौर से पढ़ने के बाद आपको सही उत्तर देना है। अगर करंट की दिशा अंदर की तरफ है तो मोटर है, यानी सीरीज मोटर है। अगर करंट की दिशा बाहर की तरफ है तो ये आपका हो जाएगा सीरीज जनरेटर। ठीक है, तो इस तरह आपको चित्र देखने को मिल जाएगा। ऐसा भी देखने को मिल सकता है और इस तरह से भी देखने को आपको मिल सकता है। तो आपको पहचानना होगा कि ये कौन सा जनरेटर है। ऐसा चित्र बना करके दे देगा और पूछेगा ये कौन सा जनरेटर है, तो सही उत्तर होगा श्रेणी स्व उत्तेजित डीसी जनित्र। ठीक है, चलिए अब इसका हम ईएमएफ इक्वेशन देख लेते हैं। अब आप जानते हैं कि आर्मेचर में ईजी यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब यही विद्युत वाहक बल क्या होता है, कुछ आर्मेचर में लॉस होता है, आईए आर लॉस होता है, आईए और आर लॉस होता है आर्मेचर में। इसके बाद फील्ड में भी लॉस होता है, यानी आईएसई और आरएसई, क्योंकि ये जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग है तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होती है उसको आईएसई से प्रदर्शित करते हैं, और इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो आरएसई से प्रदर्शित किया जाता है। और आर्मेचर में बहने वाली धारा को आईए से प्रदर्शित करते हैं, और आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है उसे आरए से प्रदर्शित करते हैं। तो ईजी कहाँ लॉस हुआ, आर्मेचर में लॉस हुआ और आपके फील्ड वाइंडिंग में लॉस हुआ। इसके बाद जो आपको वोल्टेज मिलेगा वही फाइनल वोल्टेज होगा और उसका नाम होगा टर्मिनल वोल्टेज। यानी टर्मिनल वोल्टेज ही आपको मिलता है जिससे आप पंखा, बल्ब या कोई भी अन्य जो भी उपकरण होता है वो आप चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ईजी का फार्मूला देखें तो ईजी बराबर क्या हो जाएगा, ईजी बराबर देखिए आर्मेचर में लॉस हुआ उसको भी जोड़ेंगे तो आई ए आर ए हो जाएगा, प्लस फील्ड में कितना लॉस हुआ है आई एस ई आर एस ई, तो इसको भी जोड़ना है आई एस ई आर एस ई। इसके बाद आपको टर्मिनल वोल्टेज पे, टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिल रहा है उसको जोड़ेंगे यानी वीटी। तो तीनों को अगर जोड़ेंगे तब जाकर के ईजी के बराबर होगा। तो यानी ईजी बराबर क्या हो जाएगा, आई ए आर ए प्लस आई एस ई आर एस ई प्लस वी टी। अब यहाँ से टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला आप निकाल सकते हो। टर्मिनल वोल्टेज बराबर हो जाएगा ईजी माइनस आई ए आर ए प्लस माइनस आई एस ई आर एस ई। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आर्मेचर से करंट फ्लो हो रहा है वही सेम करंट आपके फील्ड वाइंडिंग में भी फ्लो हो रहा है। इसका मतलब कि आई ए बराबर हो जाएगा आई एस ई, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो श्रेणी स्व उत्तेजित डीसी जनित्र में आर्मेचर धारा सीरीज फील्ड धारा के बराबर होता है। अगर यहाँ पे अगर हम मान रखते हैं आई एस ई के जगह अगर आई ए का मान आई ए को रखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी डी बराबर हो जाएगा आपका ई जी माइनस ये हो जाएगा आई ए आर ए। इसके बाद यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और आई एस ई के जगह पे हमको आई ए रखना है तो यहाँ पे आई ए रखेंगे और आर एस ई रख देंगे। ठीक, अब यहाँ से देखिए आई ए कॉमन है, ठीक है, आई ए ये कॉमन है, इसका मतलब डी टी बराबर हो जाएगा ई जी माइनस आई ए कोष्टक में आर ए प्लस आर एस ई। तो ये आपका फाइनल फार्मूला हो जाएगा।
तो इस फार्मूले को याद करने की कोई जरूरत नहीं, आपको ये देखना है कि आर्मेचर में ईएमएफ जो ईजी उत्पन्न हो रहा है वो कहाँ कहाँ लॉस हो रहा है, ठीक है, उस लॉस को जोड़ना है, प्लस जो टर्मिनल पे वोल्टेज प्राप्त होता है उसको जोड़ना है। तो सारे को अगर जोड़ देते हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ईजी के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम समीकरण भी ज्ञात कर लेते हैं, टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं, उत्पन्न ईएमएफ कितना होगा उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपको डीसी जनित्र पे कोई सवाल आ जाता है तो उसको आप लोग आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। अब अगला आपका, इससे पहले आप देख लीजिए जो श्रेणी, इसमें एक और सवाल पूछता है कि जो श्रेणी कुंडलन होता है, जो श्रेणी कुंडलन होता है उसकी बनावट कैसी होती है, तो बता दें आपको। तो ये वाला फार्मूला एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। और इसके बाद एग्जाम में पूछता है श्रेणी कुंडलन के बारे में, श्रेणी कुंडलन के बारे में, श्रेणी कुंडलन के बारे में। तो आइए इसको भी जान लेते हैं क्या इसकी विशेषता है। तो जो श्रेणी कुंडलन होती है उसे हम मोटे तार के बनाते हैं, ठीक है, मोटे तार के बनाते हैं। अब जब मोटे तार के बनाएंगे तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा यानी अधिक होगा, यानी श्रेणी कुंडलन का जो क्षेत्रफल होता है वो अधिक होता है, तार जो होता है वो मोटा होता है, ठीक। अब जब क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा, यानी इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। कम कैसे होता है, आप जानते हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू L/A होता है ना, आपको पता होगा। अगर मान लीजिए एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, विलोमानुपाती है। अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घटेगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल बढ़ रहा है, यानी मोटा तार लगाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। जब क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली घट जाएगा, ठीक है। तो और क्या है इसका, ये कुंडली यानी जो टर्न होता है वो कम होता है, ठीक है। तो एग्जाम में ये आपको प्रश्न पूछेगा टर्न क्या होता है, श्रेणी कुंडलन का टर्न अधिक होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, क्या होता है। तो श्रेणी कुंडलन का टर्न कम होता है, इसका जो तार होता है वो मोटा होता है, क्षेत्रफल अधिक होता है और प्रतिरोध कम होता है। तो ये सारे सीबीटी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सीबीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो प्रतिरोध भी पूछ सकता है आपसे, क्षेत्रफल भी पूछ सकता है और नंबर ऑफ टर्न भी पूछ सकता है, ठीक। तो यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं और ये आपको फार्मूला याद रखना है और ये चित्र भी आपको याद रखना है, क्योंकि चित्र भी बहुत ज़्यादा पूछता है। तो चित्र को भी आपको ध्यान में रख करके ही चलना है। सीबीटी एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो चित्र पूछ देता है और उसको पहचान करके आपको विकल्प में चूज करना होता है, सही विकल्प का चूज करना होता है। अब हम डीसी शंट जनित्र के बारे में देख लेते हैं। तो आपका हो जाएगा शंट स्व उत्तेजित डीसी जनित्र। शंट का मतलब यानी समानांतर में इसको जोड़ना है। तो समानांतर में कैसे जोड़ते हैं रेजिस्टेंस को, जैसे मान लीजिए दो रेजिस्टेंस है इस तरह से, एक रेजिस्टेंस ये भी है, इसका टर्मिनल पहला है और इसका दूसरा है, इसका पहला और इसका दूसरा है। अब इसको हमें समानांतर में जोड़ना है, शंट में जोड़ना है। तो आप कैसे जोड़ते हैं, पहला वाला जो टर्मिनल है दोनों का उसको हम एक साथ जोड़ लेते हैं और दूसरा वाला जो टर्मिनल है उसको भी हम एक साथ जोड़ लेते हैं। अब जो ये संयोजन आपको प्राप्त होता है इसे हम समानांतर संयोजन के नाम से जानते हैं। तो कुछ इसी तरह का आपको शंट उत्तेजित जनित्र को जोड़ना है, ठीक। तो चलिए शंट जनित्र का परिपथ बनाते हैं, संयोजन करते हैं। तो सबसे पहले हम आर्मेचर को बनाएंगे। ये आपका आर्मेचर हो गया, ये A1 टर्मिनल हो गया और ये A2 टर्मिनल हो गया, ठीक है। तो शंट जनित्र में रेजिस्टेंस को RA से प्रदर्शित करते हैं और धारा को IA से प्रदर्शित करते हैं। अब हमें बनाना है फील्ड कुंडलन, ठीक। अब देखिए आपका यहाँ पे शंट कुंडलन बन गया, शंट कुंडलन हो गया और ये हो गया आपका आर्मेचर। तो इसको कैसे जोड़ना है, जैसे आप रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। तो आर्मेचर का पहला टर्मिनल ये है और
फील्ड का पहला टर्मिनल ये है, आर्मेचर का दूसरा टर्मिनल ये है और फील्ड का दूसरा टर्मिनल ये है। तो पहले को पहले से जोड़ना है जैसे आप यहाँ पे जोड़े थे, और दूसरे को दूसरे से जोड़ना है जैसे आप यहाँ पे जोड़े थे। तो आप लोग गड़बड़ नहीं करिएगा जोड़ने में, ऐसा नहीं कि शंट को सीरीज के जैसे जोड़ दिए और जो आपका सीरीज है उसको शंट के जैसे जोड़ दिए, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। तो पहले को पहले से जोड़िए और दूसरे को दूसरे से जोड़िए। तो इस तरह का जो संयोजन बनता है वो शंट स्व उत्तेजित जनित्र का होता है। ठीक, अब आर्मेचर से जो भी करंट जाएगा वो किधर पास होगा? दो भागों में पास होता है, दो भागों में पास होता है। पहला जो भाग है वो जाएगा आपके फील्ड वाइंडिंग की तरफ, जिसे शंट कुंडलन के नाम से जानते हैं, शंट कुंडलन के नाम से जानते हैं, इसका नाम करण कर देते हैं। और सेकेंड भाग होगा जो करंट का, वो जाएगा आपकी लोड की तरफ जाएगा। ठीक, अब इसके जो अक्रॉस वोल्टेज होगा उसको किसके नाम से जानते हैं? वीटी के नाम से, यानी टर्मिनल वोल्टेज के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इसे हम लोड धारा के नाम से भी जानते हैं। ये आपका आर्मेचर धारा हो गया, और फील्ड में जो धारा जाती है उसे ISS से दर्शाते हैं, यानी शंट धारा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो है जब किसी एक बिंदु पे जाती है तो वहाँ दो भागों में बट रही है। इस बिंदु पे बट रही है कि नहीं? आइए बट रही है। इसका मतलब कि आइए जो है वो IL और ISH के बराबर है, यानी आइए का फार्मूला क्या हो जाएगा? आइए बराबर IL प्लस ISH। तो ये आपका फार्मूला हो गया DC शंट जनित्र के आर्मेचर धारा का। आर्मेचर धारा का फार्मूला आइए बराबर IL प्लस ISH होता है। ठीक है, अब इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना होगा? अब देखिए इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना है? VT है ना, और इसमें धारा कितना फ्लो हो रहा है? ISH फ्लो हो रहा है। और इसका करंट, इसका रेजिस्टेंस कितना है? RSH है, और करंट ISH है। इसका मतलब कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका करंट कितना होगा? आप जानते हैं कि V बराबर कितना होता है? I इंटू R होता है। तो यहाँ से आप ISH का मान भी निकाल सकते हैं। तो ISH बराबर क्या हो जाएगा? VT बटा में RSH हो जाएगा। ठीक, तो ये भी एक फार्मूला होता है DC शंट जनित्र का। तो DC शंट जनित्र के फील्ड वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होती है वो टर्मिनल वोल्टेज और शंट रेजिस्टेंस के अनुपात के बराबर होती है। तो यहाँ से आप करंट का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करंट अगर ISH का मान निकल जाता है और IA का मान अगर आपको पता है तो IL का भी मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आर्मेचर के अक्रॉस में जो EG उत्पन्न होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? EG किसके बराबर होगा? EG बराबर हो जाएगा आपका, EG बराबर आपका हो जाएगा IA RA प्लस VT हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो गया। तो इस तरह से उत्पन्न EMF का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो उत्पन्न EMF का मान EG बराबर IA RA प्लस VT यानी टर्मिनल वोल्टेज होता है। अब इसमें कितना विद्युत शक्ति उत्पन्न हुआ? तो देखिए विद्युत शक्ति आप जानते हैं पावर बराबर क्या होता है? पावर बराबर क्या होता है? V इंटू I होता है ना। तो यहाँ से आप पावर भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी आर्मेचर में कितना पावर उत्पन्न हुआ उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आर्मेचर में जो पावर हो जाएगा, आर्मेचर में जो शक्ति उत्पन्न होगी उसका फार्मूला हो जाएगा EG। तो आर्मेचर में कितना जनरेट हो रहा है? वोल्टेज EG जनरेट हो रहा है, और करंट कितना फ्लो हो रहा है? IA हो रहा है, यानी EG IA के बराबर होता है। तो आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति का फार्मूला होता है EG IA। ठीक है, और यही जो होता है वो यांत्रिक शक्ति के बराबर भी होता है। तो इस तरह से हम DC शंट जनित्र का सूत्र भी निकाल सकते हैं और ऐसा फिगर भी बना सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में कुछ इस तरह का फिगर दिख जाता है तो वह DC शंट जनित्र का फिगर होगा। ठीक, अब DC शंट जनित्र का जो फील्ड वाइंडिंग है उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो शंट कुंडलम के बारे में जान लेते हैं, शंट कुंडलम के बारे में। तो सबसे ज्यादा एग्जाम में से पूछे जाते हैं। शंट कुंडलम का जो टर्न होता है वो अधिक होता है। टर्न कितना होता है? टर्न होता है अधिक, टर्न अधिक होता है।
इसका प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है, प्रतिरोध भी अधिक होता है, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वो कम होता है, क्षेत्रफल कम होता है। ठीक, तो एग्जाम में पूछ सकता है कि शंट कुंडलन का टर्न अधिक होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है, तो अधिक और ज़्यादा होता है। ठीक है, और शंट कुंडलन का प्रतिरोध पूछेगा तो अधिक होगा। श्रेणी जनित्र का जो फील्ड वाइंडिंग होता है उससे ज़्यादा शंट कुंडलन का रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए बहुत कम इसमें सप्लाई आती है। आर्मेचर में जो भी करंट फ्लो होता है इसका ज़्यादा से ज़्यादा करंट लोड की तरफ जाता है, बहुत कम करंट इधर आता है आपके फील्ड वाइंडिंग में, इसीलिए इसका रेजिस्टेंस अधिक रखा जाता है। ठीक है, इसका प्रतिरोध अधिक रखा जाता है। अगर अधिक प्रतिरोध नहीं रखेंगे तो सारा करंट इधर चला आएगा, लोड की तरफ करंट जाएगा ही। तो शंट कुंडल का प्रतिरोध अधिक होता है, टर्न भी अधिक होता है, और क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है। ठीक, यहाँ से एग्जाम में पूछता है कि जो शंट जनित्र होता है लोड पर क्या होता है, लोड पर थोड़ा वोल्टेज कम हो जाता है, थोड़ा वोल्टेज कम होता है, यानी लगभग स्थिर मान से चलता है, लगभग स्थिर वोल्टेज ये देता है। जो आपका डीसी शंट जनित्र होता है वो लगभग स्थिर वोल्टेज आपको देता है। अगर ज़्यादा लोड बढ़ा देते हैं तो थोड़ा मान उसका कम होगा, और अगर ज़्यादा बढ़ा देंगे तो जनरेटर क्या हो जाएगा, आपका बंद हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके सीवीटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये आपका शंट कुंडल के बारे में पूछ लेगा, टर्न कितना होता है, प्रतिरोध कितना होता है, क्षेत्रफल कितना होता है। इसके बाद जो आपका ईजी का फार्मूला है वो पूछ सकता है, और आर्मेचर धारा का फार्मूला पूछ सकता है, और ये जो फिगर है इसको आपको पहचानने को दे सकता है। तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हम लोग डीसी श्रेणी जनित्र के बारे में जाने, और डीसी शंट जनित्र के बारे में भी, और अगले क्लास में हम डीसी कंपाउंड जनित्र के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताते रहिए, और आप लोग का सपोर्ट मिलता है तो हम लोग का हौसला भी बढ़ता है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।